Hello everyone, this is CA Kebal Mota. I hope you are doing good. Okay. So in this particular video, we are going to start the chapter of accounts and records in GST. Accounts and records का chapter देखेंगे. ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन को कौन से टाइप के अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं जीएसटी के पॉइंट ऑफ व्यू. दिस ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके. इस चैप्टर से क्वेश्चंस ज्यादा तो आते नहीं, ज्यादा वेटेज तो है नहीं इस चैप्टर का, बट यू हैव टू डू इट. इसमें से एमसीक्यू आ सकते हैं. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. चार्ट बुक आपने डाउनलोड कर ली होगी. ओके, तो चार्ट बुक ओपन कर लीजिए. अब मैं आपको इस चैप्टर का एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ, क्यों ये चैप्टर रिलेवेंट है, मतलब प्रैक्टिकली क्यों ये रिलेवेंट है. नाउ जीएसटी इज अ सेल्फ असेसमेंट बेस्ड टैक्स सिस्टम. व्हाट डज इट मीन? सेल्फ असेसमेंट मतलब कि जो जीएसटीआर 3 भी आप लोग फाइल करते हैं, गवर्नमेंट आपसे तब नहीं पूछती कि ये सच में आपने परचेस किया था या नहीं किया था. गवर्नमेंट ब्लाइंडली रिलाइज अपॉन यू, आपके ऊपर आंख बंद करके भरोसा करती है. आपने अगर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कम दिखाया तो भी 3B भरने के टाइम पर गवर्नमेंट को नहीं समझेगा. यस और नो? अगर मैंने समझो एक इनवॉइस हटा दिया तो गवर्नमेंट को समझेगा क्या? नहीं समझेगा. ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ असेसमेंट सिस्टम. आपने आपका सेल्स खुद ने डिक्लेयर किया, आपने आपका परचेज भी खुद ने बताया, आपने टैक्स लायबिलिटी कितनी भरनी चाहिए वो भी खुद ने डिटरमाइन किया. तो सब कुछ आप जब खुद से कर रहे हो तो देयर इज सम ट्रस्ट इश्यूज कमिंग आउट बिटवीन गवर्नमेंट एंड यू. ओके, तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई आज तो हम आपको सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर भरने दे रहे हैं, बट आगे चल करके हम आपके अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चेक कर सकते हैं, ये असर्टेन करने के लिए कि क्या आपने जो टैक्स पे किया है, क्या आपने जो सेल्स दिखाया है, वो सारा कुछ सही से दिखाया कि नहीं. इज दैट क्लियर? तो ये सब चीजें गवर्नमेंट आपसे चेक करेगी बाद में. ओके, दैट्स व्हाई वी हैव टू मेंटेन अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स इन जीएसटी. यस और नो? सो आइए देखते हैं जीएसटी में कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है. ठीक है, जीएसटी ने क्या किया है, अलग अलग टाइप के सप्लायर्स को अलग अलग रिकॉर्ड्स मेंटेन करने कहा है. ओके, ये सब आपको रूल्स में देखने मिलेगा. द प्राइम सेक्शन, द वी कैन से द कोर सेक्शन ऑफ अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स इज सेक्शन नंबर 35 एंड सेक्शन नंबर 36 ऑफ सीजीएसटी एक्ट. यस और नो? ओके, तो सबसे पहला पार्ट आप जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, व्हाट टू मेंटेन एज रिकॉर्ड्स. ठीक है, व्हाट टू मेंटेन एज रिगार्ड्स टू बुक्स ऑफ अकाउंट्स. बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना मतलब क्या चीज मेंटेन करना. ठीक है, सो रिकॉर्ड्स एज पर सेक्शन 35 पहले देख लेते हैं, एंड उसके बाद रूल्स में क्या रिकॉर्ड्स लिखे हुए हैं वो देख लेंगे. ओके, तो एज पर सेक्शन 35 आपको इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, आउटपुट, ये 4 रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है. ये तो कोड है क्या, आप लोगों को याद रखने के लिए मैंने कोड बनाया. क्या कोड बनाया? इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज, आउटपुट. इनपुट मीन्स जो भी आप परचेज करते हो उस सब का डिटेल्स. ठीक है, वॉट एवर यू आर परचेजिंग, सर्विस लिया, गुड्स लिया, सबका रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना है. दैट मीन्स इनवर्ड सप्लाईज का रिकॉर्ड्स, एंड उस इनवर्ड सप्लाईज पर कितना आईटीसी आपने अवेल किया उसका रिकॉर्ड्स. ओके, प्रोसेस. प्रोसेस मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरर हो, ओके, सो ऑब्वियसली आप जो भी स्टोर्स एंड कंज्यूमेबल्स यूज करोगे फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, उसका आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होगा. सो प्रोडक्शन के रिलेटिंग में जितना भी आपने गुड्स कंज्यूम किया है वो रिकॉर्ड मेंटेन करना है मैन्युफैक्चर करने के लिए. ओके, स्टोरेज. स्टोरेज मतलब ऑब्वियसली स्टॉक ऑफ गुड्स, आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, कौन से आइटम का कितना स्टॉक है, आइटम वाइज, कमोडिटी वाइज आपको मेंटेन करना होगा. एंड आउटपुट ऑब्वियस सी चीज है. ठीक है, एकदम सेल्फ मीनिंग है इसका. आउटवर्ड सप्लाईज, जो भी आप सेल करते हैं, किसको सेल किया, कितना क्वांटिटी सेल किया, कौन से एचएसएन में सेल किया, ओके, कितना वैल्यू था, ये सब चीजें आपको मेंटेन करनी होंगी. एंड जो भी आउटपुट टैक्स होगा वो भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा. इज दैट क्लियर? अब यहाँ पर इसको याद कैसे रखना है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया. इनपुट, प्रोसेस, स्टोरेज एंड आउटपुट. जो अपना कंप्यूटर का भाषा होता है ना, उस तरीके से मैंने इसको डिकोड किया हुआ है. अब बात करते हैं रूल 56 के हिसाब से कौन से रिकॉर्ड्स प्रिस्क्राइब्ड है. रूल 56, ओके, सीजीएसटी रूल्स का रूल 56. फर्स्ट इज इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज. अगर आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं, सर्विस इंपोर्ट करते हैं, तो कौन से पर्सन से आपने इंपोर्ट किया. ओके, अगर सर्विस ले रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको आरसीएम में पे करना होगा. अगर गुड्स परचेस करते हैं तो कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 37 ऑफ कस्टम्स टैरिफ एक्ट पे करना होता है. तो ये सारे बिल ऑफ एंट्रीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना है. ओके, इंपोर्ट ऑफ सर्विस में आपको सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ेगा.
दैट सेल्फ इनवॉइस का रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज टैक्स पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, ये तो मैंने अभी बताया आपको, इंपोर्ट ऑफ सर्विस पर रिवर्स चार्ज लगेगा एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर आपको कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। एक्सपोर्ट की हम बात करें, सो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विस का भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। जैसे अगर फॉरेन पार्टी से आपको रेमिटेंस आ रहा है, तो आपको जो बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट होती है बीआरसी और एफआईआरसी फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंस सर्टिफिकेट, ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, दिस इज वेरी मच रेलेवेंट व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी रिफंड चैप्टर। उसमें हमको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करना पड़ता है। ओके, so all such things are to be maintained by a registered person who is engaged in import and export of goods or services. Next is advance received and adjusted register। मतलब अगर आपने किसी से एडवांस लिया है, तो आपको क्या डॉक्यूमेंट इशू करना पड़ता है? कैन आई से रिसिप्ट वाउचर। ओके, तो रिसिप्ट वाउचर के सारे रिकॉर्ड्स आपको रखने हैं। ओके, एंड एडजस्टेड। अगर मान लो कि आज मैंने आपसे 100 रुपया लिया एडवांस। ओके, अब आगे जाकर जब मैं आपको गुड्स बेचूंगा, तब मैं उस एडवांस को ये सप्लाई के सामने एडजस्ट करूंगा। तो कितना एडवांस आया एंड कितना एडजस्ट किया, कौन से इनवॉइस के अगेंस्ट, दैट रिकॉर्ड हैज टू बी मेंटेन्ड बाय सच रजिस्टर्ड पर्सन। ओके, नेक्स्ट कमोडिटी वाइज स्टॉक डिटेल्स। ये मैंने ऑलरेडी बताया आपको, कमोडिटी वाइज कैसे मेंटेन करते हैं। ओपनिंग बैलेंस, रिसिप्ट, ओके, देन सेंट फॉर प्रोडक्शन एंड द बैलेंस। तो इस तरीके से अब यहाँ पर अगर गुड्स आपके लॉस्ट हो गए, स्टोलन हो गए, डिस्ट्रॉयड हो गए, तो उसका आप एक कॉलम डाल सकते हो एबनॉर्मल लॉस करके, एंड आपको इस तरीके से मेंटेन करना होगा। डिटेल्स ऑफ टैक्स पेएबल, टैक्स कलेक्टेड, टैक्स पेड, इनपुट टैक्स एंड आईटीसी क्लेम्ड। मतलब कितना आपने परचेस किया, उसके ऊपर आईटीसी कितना था, आईटीसी इतना था, आपने क्लेम कितना किया वो। ओके, आपका आउटपुट टैक्स कितना बना, या तो आपका जो रिवर्स चार्ज में आपने जो इन्वर्ट लिया उसके ऊपर कितना टैक्स पे करना बना। ये सारी चीजों का रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ता है। यस और नो। नेक्स्ट, नेम एंड एड्रेस ऑफ सप्लायर एंड रिसिपेंट। जो भी आपसे खरीदी कर रहा है या आप जिससे भी खरीदी कर रहे हो, इन दोनों का रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना है। ओके, क्योंकि फ्यूचर में गवर्नमेंट अगर चाहे, फॉर एग्जांपल आपके सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया, तो आपके सप्लायर को गवर्नमेंट तभी पकड़ सकता है जब उसका नाम उनको पता हो, एंड उसका नाम आपसे ही मालूम पड़ेगा। ठीक है, सो सप्लायर का नाम एंड रिसिपेंट का नेम आपको मेंटेन करना होगा। कंप्लीट एड्रेस ऑफ प्रीमाइसेस वेयर गुड्स हैव बीन स्टोर्ड। जहां पर भी आप गुड्स रखते हो, उसका पूरा का पूरा प्रीमाइसेस का डिटेल्स। अब आपने जीएसटी में एक प्लेस ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट सुना होगा। ओके, सो प्लेस ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, हर उस जगह पर आपको रजिस्ट्रेशन लेना है जहां पर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है, एंड प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स warehouse, godown or such other place where accounts and records are maintained। yes or no। तो यहाँ पर अगर मेरा गुड्स गोडाउन में स्टोर्ड है, तो दैट पर्टिकुलर गोडाउन लोकेशन shall be shown as additional place of business। yes or no। नेक्स्ट इज रजिस्टर ऑफ टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, डिलीवरी चलान issued और रिसीव्ड ड्यूरिंग द पीरियड। आपने जो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स इशू किए, टैक्स इनवॉइस हो गया, डेबिट नोट हो गया, क्रेडिट नोट हो गया, डिलीवरी चलान हो गया, फिर रिसिप्ट वाउचर, रिफंड वाउचर, ये सब रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने इशू करे हैं। Okay। अब यहाँ पर ये चीज बहुत से ध्यान से पढ़ना। ओके, आपको एग्जाम में एमसीक्यू आ सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। क्या कहते हैं, कंपोजिशन पर्सन को ये दो डिटेल मेंटेन नहीं करना। कंपोजिशन पर्सन जो छोटा मोटा पर्सन है, उसको ये डिटेल्स मेंटेन नहीं करनी। कौन सी डिटेल्स है, फर्स्ट वन इज कमोडिटी वाइज स्टॉक डिटेल्स। उसको कमोडिटी वाइज स्टॉक डिटेल मेंटेन नहीं करना। टैक्स डिटेल, टैक्स तो वो सेल के ऊपर भरता है। ओके, तो उसको इनपुट का क्या जरूरत है रिकॉर्ड मेंटेन करने का, कितना आउटपुट किया उसका भी क्या जरूरत है। नॉर्मली उसका उतना जो सेल दिखाएगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, जितना भी उसने बेचा हुआ है, दैट डिटेल्स आर नॉट टू बी मेंटेन। ठीक है, नॉर्मली अगर समझो 1 करोड़ का सेल किया, 1 करोड़ इंटू 1%, बस उतना ही तो पे करना है उसको। कहाँ आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स, वो सब मेंटेन नहीं करना। ओके, वन मोर थिंग, कंपोजिशन पर्सन का जब आप GSTR 4 देखोगे, you will be able to understand that sales details are to be shown consolidated wise। मतलब पूरे क्वार्टर में, मतलब पूरे साल में आपने कितना सेल किया, अमाउंट एक ही अमाउंट आपको बताना है। मतलब आपको लाइन आइटम वाइज मेंटेन करने का जरूरत नहीं है, ये इनवॉइस मैंने इसको दिया, ये इनवॉइस मैंने इसको दिया। क्यों, क्योंकि देर इज नो डिफरेंस इफ कंपोजिशन पर्सन इज सेलिंग टू B2B और B2C। क्योंकि एनी विच वेज रिसिपिएंट कैन नॉट टेक क्रेडिट।
ओके, तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलती है उसको कि भाई तू नॉर्मल ऐसा एक ही फिगर मेंटेन कर रिकॉर्ड, बट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन एक इनवॉइस पर कितना टैक्स पे करना है, एक इनवॉइस पर कितना पे करना है, ऐसा नहीं। ओके, मान लो कि 4 इनवॉइस थे, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ऐसा मेंटेन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि 1 के ऊपर 1% करेंगे, उसके बाद वापस से इसके ऊपर 1% करेंगे, ऐसा नहीं। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन टैक्स डिटेल्स, आप सिर्फ टोटल करो एंड 1% पे करो, दैट्स इट। ओके, समझ में आई बात? सो दिस इज विद द कंपोजिशन स्कीम, जिसको मेंटेन नहीं करना क्या रिकॉर्ड्स हो। अब आगे पढ़ते हैं, वेयर टू मेंटेन, आपको मेंटेन कहाँ करना है, वेयर यू हैव टू मेंटेन दिस रिकॉर्ड्स, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ओके, दोनों जगह पर आपको मेंटेन करने होते हैं, अनलेस अदरवाइज प्रूव्ड, documents or any books of accounts found at any other place other than mentioned in certificate of registration are deemed to be the books of accounts of registered person। मान लो कि आपके प्लेस ऑफ बिजनेस का रिकॉर्ड्स मेरे यहाँ पड़ा हुआ है, तो ऐसा माना जाएगा कि भाई ये रिकॉर्ड्स आप ही के हैं। ओके, आर डीम्ड टू बी द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, मतलब आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्लीज इंश्योर करना कि आप ही के प्लेस ऑफ बिजनेस पर या आप ही के एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर मेंटेन हो रहे हों। ओके, नेक्स्ट, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स टू बी मेंटेन बाय स्पेसिफिक पर्सन। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ने सप्लायर वाइज इस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का है। सप्लायर वाइज मतलब एजेंट के लिए कुछ अलग रिकॉर्ड्स, ओके, मैन्युफैक्चरर के लिए कुछ अलग रिकॉर्ड्स, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट के लिए कुछ अलग रिकॉर्ड्स, ट्रांसपोर्टर्स के लिए अलग रिकॉर्ड्स, क्योंकि सबका बिजनेस अपने आप में अलग है। ऑल बिजनेसेस आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यस और नो? ओके, तो यहाँ पर सबका नेचर ऑफ बिजनेस अगर अलग है, तो ऑब्वियसली उसमें ट्रांजैक्शंस कुछ अलग नेचर के होते होंगे। तो वी कैनॉट मेक अ सिंगल पेज कि भाई ये रिकॉर्ड मेंटेन करो। अब अगर वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर होगा, वो कहेगा कि ये रिकॉर्ड्स तो मैं मेंटेन करता ही नहीं, तो आई वोंट मेंटेन। तो गवर्नमेंट ने बोला तू रुक जा, मैं तेरे लिए नया रिकॉर्ड्स का मैं लिस्ट बनाता हूँ, स्पेसिफिक टू यू। तो हियर गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बी स्पेसिफिक। ओके, एकदम स्पेसिफिक होना चाह रही है। देखते हैं क्या है। एजेंट, अब ना ये आप अगर पढ़ोगे नहीं ना तो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा, इट इज एकदम लॉजिकल। अगर आप एजेंट हो तो आपको क्या मेंटेन करना है, ऑथोराइजेशन। मतलब प्रिंसिपल ने आपको कहा है कि भाई ये गुड्स मेरे बिहाफ पे आप बेचो, ये ऑथोराइज अगर आपको किया है, वो ऑथोराइजेशन आपको मेंटेन करना है। ओके, नेक्स्ट, कितना गुड्स आपको प्रिंसिपल ने दिया एंड आपने उसके बिहाफ पर कितना बेचा, उसका रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है। डिटेल्स ऑफ अकाउंट्स फर्निश्ड टू एवरी प्रिंसिपल, आपने आपने आपके प्रिंसिपल को बताया कि सर मैंने इस पर्टिकुलर मंथ में इतना आइटम सेल किया इतने लोगों को, तो ये जो अकाउंट्स होते हैं, ठीक है, जो आप आपके प्रिंसिपल को देते हो, वो भी आपको मेंटेन करना पड़ेगा। टैक्स पेड ऑन रिसिप्ट्स और ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इफेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ एवरी प्रिंसिपल। मतलब उसने जो आपको सेल किया, ठीक है, एजेंट ने, सॉरी, प्रिंसिपल ने आपको जो सेल किया, एंड उस प्रिंसिपल के गुड्स आपने कितने बेचे और उसके ऊपर टैक्स कितना पे किया, इसका डिटेल्स भी आपको मेंटेन करना होगा। इसका वाइस वर्सा अगर होगा तो भी आपको मेंटेन करना होगा। ओके, सर वाइस वर्सा कब हो सकता है? कैन एजेंट ऑल्सो सेल टू प्रिंसिपल? यस, ऑब्वियसली ही कैन सेल। जब मेरे पास परचेज की 100 पार्टी है, आई कैन नॉट मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ 100 पार्टीज। मैंने एक एजेंट को अपॉइंट किया, बोला कि भाई तू इन लोगों से खरीद और फिर मुझे दे दे, तो क्या मेरा हेडेक कम होएगा? मेरे लिए सिर्फ एक ही पार्टी से परचेस करना, दैट इज माई एजेंट, एंड आई विल पे यू कमीशन फॉर मेंटेनिंग सच रिकॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर इसीलिए परचेजिंग एजेंट्स भी होते हैं, नॉट जस्ट सेलिंग एजेंट्स, देयर कैन बी परचेजिंग एजेंट्स एज वेल। ओके, नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरर्स की बात करते हैं। ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर्स आर इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, तो उनको जो मटेरियल होता है वो कंजम्पशन करना पड़ता है। ओके, तो जितना भी उन्होंने कंज्यूम किया है, ओके, पढ़ते हैं एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। मंथली प्रोडक्शन अकाउंट्स शोइंग क्वांटिटेटिव डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल्स और सर्विसेज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर। ठीक है, रॉ मटेरियल्स और सर्विस अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में यूज करते हैं, उसका रिकॉर्ड्स आपको क्वांटिटी वाइज मेंटेन करना है। मतलब अगर समझो कि एक लैपटॉप बनाने के लिए आपको लगता है एक कीबोर्ड, एक मॉनिटर, ओके, एंड एक सीपीयू, तो आपको एक लैपटॉप के सामने ये सारी चीजें आपने यूज की हैं, कंज्यूम की हैं, ये आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ओके, अगर आप स्नैक्स बनाते हो, ठीक है, स्नैक्स, लेस वगैरह,
तो यहाँ पर क्या क्या कंज्यूम होता है, कहना ऐसे ऑयल इज कंज्यूम्ड, ओके, देन रॉ मटेरियल इज कंज्यूम्ड, ओके, देन सर्विसेज, सर्विसेज मतलब यहाँ पर लेबर जो होते हैं मेरे, वो लेबर भी मैं यूज करता हूँ ना ऑब्वियसली। समझो मुझे पोटैटो चिप्स बनानी है, तो फॉर एग्जांपल 5 घंटे का लेबर लगेगा मुझे 100 किलो माल बनाने के लिए। सो ये लेबर मैंने कितना यूज किया, वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, ओके। सो ऑल द प्रोडक्शन रिलेटेड डिटेल्स आर टू बी मेंटेन्ड by such manufacturers, okay, including waste and byproducts thereof। बाय मतलब फॉर एग्जांपल आप अगर बटर बना रहे हो, ठीक है, अमूल बटर। अब अमूल बटर जब बनता है तब बटर मिल्क इज अ बाय प्रोडक्ट, ओके। सो यहाँ पर बटर का डिटेल्स तो आपको रखना ही है, ठीक है, क्योंकि ये आपका मेन प्रोडक्ट है, बट साथ साथ में आपको जो भी बाय प्रोडक्ट्स जनरेट हुए हैं उसका भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, ओके। क्योंकि बाय प्रोडक्ट्स के सेल पर भी तो जीएसटी लगेगा। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने छुपा दिया तो, अगर मैं कहूँ कि सर यही मेन प्रोडक्ट बना है, बाय प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है, तो दिस इज नॉट द केस, ओके। तो गवर्नमेंट आपसे ये चाहती है कि आप बाय प्रोडक्ट्स का भी डिटेल्स मेंटेन करें। सर्विस प्रोवाइडर टू मेंटेन सम रिकॉर्ड्स। सर्विस प्रोवाइडर मतलब फॉर एग्जांपल आई एम प्रोवाइडिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस, ओके। मैं फॉर एग्जांपल एसी का रिपेयर मेंटेनेंस करता हूँ। सो यहाँ पर मुझे रिपेयर मेंटेनेंस करने के लिए कुछ गुड्स भी लगते हैं, ओके, जैसे स्पेयर पार्ट्स हो गए, ठीक है, एसी का जो नट बोल्ट्स है वो हो गए, देन जो अंदर का एक होता है मालूम है फ्लैप्स, वो फ्लैप्स मुझे लगाने पड़ेंगे। सो ये सारे गुड्स जो भी मैं रिपेयर मेंटेनेंस सर्विस देने के लिए यूज करता हूँ, वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स मुझे मेंटेन करने पड़ेंगे, यस और नो। नेक्स्ट, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट। क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट, अगर आप एजेंट हो, क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट, तो यहाँ पर आपको क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं? ट्रू एंड करेक्ट रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स हैंडल्ड बाय हिम ऑन बिहाफ ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन। तो मैंने अगर आप लोग को कुछ गुड्स दिए हैं, बोला कि भाई आप लोग इसको आगे दे दो, ठीक है, तो आप इसको सेल करो, यू आर क्लियरिंग फॉरवर्डिंग एजेंट, आपको इसको स्टोर करना है आपके गोडाउन में, एंड देन आपको बेचना है। तो जितना भी गुड्स आपने हैंडल किया है, ओके, मेरे बिहाफ पर, उसका रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्लियर है। वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर कौन होते हैं? जो कंस्ट्रक्शन करते हैं, क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन। अब कंस्ट्रक्शन करने वाले कंपनीज कौन होते हैं? फॉर एग्जांपल L&T, ओके। जो लोग एयरपोर्ट बनाते हैं, जो लोग बिल्डिंग्स बनाते हैं, दे ऑल आर कॉल्ड एज वर्क्स कॉन्ट्रैक्टर, बिकॉज दे आर प्रोवाइडिंग कंस्ट्रक्शन, रिफर्बिशमेंट, इम्प्रूवमेंट, ओके, देन वॉट एवर इट इज, मतलब सारी की सारी लिस्ट है सेक्शन 2 सबसेक्शन 119 में, जो भी वो सब काम है, 14 टाइप्स के काम है। तो वो सारे के सारे जो काम होते हैं, वो जो इमूवेबल प्रॉपर्टी पर किए जाते हैं, उसे कहते हैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। द पर्सन हु इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज हैज टू मेंटेन दिस पर्टिकुलर डिटेल्स। कौन सी डिटेल्स है देख लेते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑन बिहाफ ऑफ हु, ऑन बिहाफ ऑफ whom the works contract is executed। मतलब जिसके बिहाफ पर आप काम कर रहे हो उसका डिटेल्स आपको मेंटेन करना है। कितना गुड्स, कितना सर्विस आपने यूज किया है, ठीक है, रिसीव किया है, ठीक है, वो भी आपको यहाँ पर मेंटेन करना है। रिसीव मतलब फॉर एग्जांपल मुझे एयरपोर्ट बनाने का काम मिला, ओके। अब एयरपोर्ट बनाने के काम में रनवे जो है वो मैंने किसी को सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो जो पार्टी मेरे को सब कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विस दे रहा है, ठीक है, इट मींस आई एम टेकिंग सर्विसेज। तो यहाँ पर ये सर्विस जो रिसीव हुआ है उसका डिटेल्स भी मुझे मेंटेन करना होगा, नॉट जस्ट आउटवर्ड सेल्स, आउटवर्ड सर्विसेज। मुझे जो भी सर्विस मिल रही है उसका भी रिकॉर्ड्स मेंटेन करना होगा, यस और नो। यूटिलाइज्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, ओके। डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस में आपको पैसा एक बार में नहीं मिलता, ओके। आपको पीरियोडिक पेमेंट्स मिलती है, जैसे क्वार्टरली हो गया, मंथली हो गया। उसमें जनरली रनिंग अकाउंट बिल मेंटेन करते हैं। क्या मेंटेन करते हैं? आरए बिल। आरए बिल मतलब एक महीने में जितना काम हुआ उसका एक बिल बनेगा, ठीक है, दैट इज नॉट फाइनल बिल, दैट इज आरए बिल, रनिंग अकाउंट बिल कहते हैं उसको, ठीक है। आई हैव पर्सनली हैंडल्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट्स, ओके, सो आई नो द इंटीग्रिटीज ऑफ दिस पर्टिकुलर बिजनेसेस, ओके। सो रनिंग अकाउंट बिल हम मेंटेन करते हैं। तो रनिंग अकाउंट बिल में क्या होता है, ये महीने में आपने क्या क्या काम किया उसका पूरा रनिंग अकाउंट होता है। तो वो जितना भी डिटेल्स होगा उसके ब्याह पे आप लोग पेमेंट करते हैं, ओके। सो these particular details are to be maintained by works contractor। Names and address of suppliers from whom he received goods or services। ऑब्वियसली सब कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विस का जो भी डिटेल लिया वो तो आपको नाम एंड एड्रेस भी मेंटेन करना है, एंड क्या क्या सर्विस लिया ये यहाँ पर लिखा था, ठीक है, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एंड क्वांटिटी, ये भी मेंटेन करना है। दैट क्लियर?
चलते हैं आगे। ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस एंड ट्रांसपोर्टर वेदर और नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस रजिस्टर्ड नहीं भी है तो भी उसको मेंटेन करना पड़ेगा। क्यों सर, ऐसा क्यों? लॉजिक क्या है इसके पीछे? लॉजिक बहुत बड़ा है। मान लो कि मेरे पास अभी जैसे आर्यन खान का केस हुआ, ओके, जो नारकोटिक ड्रग्स में लोग जो क्रूज में कर रहे थे, तो यहाँ पर जो ये नारकोटिक ड्रग्स एंड जो फ्रॉड वाले गुड्स होते हैं, स्मगल्ड गुड्स, वो सारे के सारे वो लोग स्टोर कहाँ पर करते हैं? ऑब्वियसली वेयर हाउस में, या तो फिर ट्रांसपोर्टर के गोडाउन में। ओके, तो गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो वेयर हाउस ऑपरेटर है, ओके, ये लोग इवन इफ दे आर रजिस्टर्ड और नॉट रजिस्टर्ड, दे आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सम डिटेल्स। क्यों? क्योंकि अगर समझो वेयर हाउस रजिस्टर्ड नहीं होता जीएसटी में एंड वो कहता कि भाई मुझे रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं करना, तो सब लोग यहाँ पर आके स्मगल गुड्स रख के जाएंगे। तो दिस शैल नॉट हैपन। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि सर, इवन इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी, स्टिल यू हैव टू मेंटेन सम रिकॉर्ड्स। आपको रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। आप कुछ आपके पास कोई छुटकारा नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू से दिस कि मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं तो मैं रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करूंगा, ऐसा नहीं। ओनली वेयर हाउस ऑपरेटर्स एंड ट्रांसपोर्टर्स, इन लोगों को इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रजिस्ट्रेशन बिलो रिकॉर्ड्स मेंटेन करने पड़ेंगे। समझ में लॉजिक समझा? क्योंकि स्मगल गुड्स यहाँ पर स्टोर हो सकता है। ट्रांसपोर्टर टू मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्टेड, डिलीवर्ड और स्टोर्ड इन ट्रांजिट। मतलब क्या गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उसका डिटेल्स भी मेंटेन करो। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप स्मगल गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो आपको रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे गुड्स को स्टोर करते हो, वो भी रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसे गुड्स को इन द सेंस सारे गुड्स को रिकॉर्ड मेंटेन करना है, ताकि गवर्नमेंट कुछ डीमेरिट गुड्स या फिर स्मगल गुड्स या जो टैक्स एस्केप किए हुए गुड्स है वो पकड़ पाए। ओनर और ऑपरेटर ऑफ वेयरहाउस और गोडाउन जहां पर गुड्स स्टोर होते हैं, उनको क्या रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है? गुड्स रिमेन इन वेयरहाउस, मतलब कौन से गुड्स कितना दिन वेयरहाउस में था, उसका रिकॉर्ड्स, किसने स्टोर किया, कौन लेकर के गया, ठीक है, कितना कितना डिस्पैच हुआ। मतलब समझो कि आपने एक बार में 50 क्वांटिटी लिया, अगली बार में 50 लिया, वापस 50 लिया, तो कब कब ये 50 50 50 डिस्पैच हुआ, उसका रिकॉर्ड्स। मूवमेंट, रिसिप्ट एंड डिस्पोजल, मतलब अगर वेयर हाउस वाला कोई आ नहीं रहा है, ठीक है, मतलब लेने के लिए नहीं आ रहा है गुड्स, तो आपने डिस्पोज किया होगा, तो उस डिस्पोजल का भी रिकॉर्ड्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा। यस और नो? मतलब इन शॉर्ट आपको सभी डिटेल्स मेंटेन करनी है। नेक्स्ट, द ओनर और ऑपरेटर ऑफ गोडाउन shall store the goods in such manner that they can be identified item wise and owner wise। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि भाई आपने सिर्फ गुड्स का रिकॉर्ड मेंटेन कर दिया, ओके, मतलब अगर मैंने आपको कहा कि भाई आपको गुड्स का डिटेल्स मेंटेन करना है, डिस्पैच का डिटेल्स मेंटेन करना है, आपने क्या किया? शराब की 100 बोतल आई, शराब की 100 बोतल गई, रिकॉर्ड्स मेंटेन किया ना सर? ऐसा नहीं। ये शराब की बोतल किसकी है, ओनर कौन है, ठीक है, ये आइटम का ओनर कौन है, ओनर वाइज, आइटम वाइज आपको डिटेल मेंटेन करना। सिर्फ आप डिटेल्स मेंटेन करोगे तो उससे क्या मतलब हुआ? देयर इज नो लॉजिक, है ना? ठीक है, ये गुड्स किसके हैं जब तक ये पता नहीं चलता, तब तक क्या लॉजिक है उसका? तो हियर ऑब्वियसली यू हैव टू मेंटेन ओनर वाइज, है ना? मैनर ऑफ मेंटेनेंस, आपको मेंटेन किस तरीके से करना है? फर्स्ट, यू कैन मेंटेन इट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑथेंटिकेटेड बाय डीएससी। ओके, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो इस रिकॉर्ड्स को, जैसे कोई एक्सेल शीट है या कोई टैली डेटा है, उस डेटा में मेंटेन कर सकते हो। अकाउंट्स शैल बी मेंटेन एट ऑल प्लेस ऑफ बिजनेस, आपको सारे के सारे प्लेस ऑफ बिजनेस में ये अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ रही है बातें? चलो आगे। नॉट टू बी इरेज्ड और ओवर रिटन, आपको उस पे ओवर राइट नहीं करना है। जैसे यहाँ पर 10 लिखा है, तो कट करके आपने 8 लिख दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं ओवर राइट, या तो इरेज, मतलब यहाँ पर अगर आप इसको रफ ही कर दोगे पूरा, उसके ऊपर सेलो टेप मार के पेपर चिपका दोगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है। बुक्स और वॉल्यूम्स शैल बी सीरियली नंबर्ड, मतलब अगर समझो बहुत सारी फाइल्स हैं, तो यहाँ पर आपको फाइल को नंबरिंग देनी होगी। अप्रैल की फाइल नंबर 1, मई की फाइल नंबर 2, जून की फाइल नंबर 3, तो ये सारी डिटेल्स इस तरीके से आपको मेंटेन करनी पड़ेगी। एडिक्वेट बैकअप शैल बी टेकन, मतलब अगर आप लोगों को कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म मेंटेन करो, और बाद में आप लोग कहोगे कि सर मेरा सर्वर क्रैश हो गया, मेरा सॉफ्टवेयर उड़ गया, डिलीट हो गया, ये सब नहीं।
आपको एडिक्वेट बैकअप लेना पड़ेगा, ठीक है, मतलब क्वार्टरली बैकअप लो, मंथली बैकअप लो, बट यू हैव टू टेक बैकअप। ओके, आपके पास कोई बहाना नहीं चलेगा कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का रिकॉर्ड उड़ गया। क्यों? कि आपको कहा गया कि आपको बैकअप रखना होगा। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ऑडिट ट्रेल शैल बी प्रोड्यूस्ड व्हेन प्रॉपर ऑफिसर डिमांड्स। ऑडिट ट्रेल क्या होती है? ऑडिट में सीखा होगा, ट्रांजैक्शन को स्टार्टिंग से लेके एंड तक को ट्रेस करने के प्रोसेस को हम कहते हैं ऑडिट ट्रेल। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल गुड्स मैंने परचेस किया, मेरे गोडाउन में कब आया, ओके, मेरे गोडाउन से प्रोडक्शन के लिए कब गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से कब मेरे पास आया, ठीक है, फॉर एग्जांपल वेयर हाउस में कब आया, एंड वेयर हाउस से कब सेल हुआ। सो दिस पर्टिकुलर फुल डिटेल्स आर कॉल्ड एज ऑडिट ट्रेल। तो ये पूरा का पूरा मेंटेन करना है आपको, मतलब परचेस करने का डेट, गेट इनवर्ड रजिस्टर पे आपका थप्पा होना चाहिए। देन गोडाउन में आया तो फिर जो गोडाउन का गेट कीपर है उसका, प्रोडक्शन को इशू किया तो आप लोग एक नोट बनाते होंगे उसका डिटेल्स, प्रोडक्शन वाला जब वेयर हाउस में गुड्स डालेगा मतलब देगा तो उसका भी उसने कुछ इशुएंस का डिटेल नोट बनाया होगा वो। फिर जहां पर हम सेल कर रहे हैं तो आपको टैक्स इनवॉइसेस मेंटेन करनी पड़ेंगी। आई होप यू एग्री टू दिस। ओके, पीरियड ऑफ मेंटेनेंस कब तक मेंटेन करनी है, हाउ मच टाइम वी हैव टू मेंटेन। अगर आपका अकाउंट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू एनी अपील, मतलब आपका आपके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं चालू है, सो इन दिस केस इट इज वेरी मच नॉर्मल 72 months फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न टू विच दैट अकाउंट्स और रिकॉर्ड्स रिलेट। 72 months फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। ड्यू डेट की बात चल रही है एक्चुअल डेट की बात नहीं चालू। ड्यू डेट मतलब जो भी एक्सटेंडेड टाइम था ना, जैसे 17-18 का मार्च 2019 या मार्च 2020 तक शायद से उन्होंने खींचा था, ठीक है, ड्यू डेट। सो वो खींचा हुआ ड्यू डेट जो है ना, वो गवर्नमेंट को फायदा देता है। कैसे? अगर आपका GSTR 9 का ड्यू डेट एक्सटेंड होता है तो आपके ऊपर उस अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी उतने पीरियड के लिए बढ़ जाता है। इज दैट क्लियर? तो 72 months फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न टू विच सच अकाउंट्स रिलेट। अगर समझो 1920 का एनुअल रिटर्न का ड्यू डेट था 31st December 2020। ओके, सो यहाँ से लेकर के 72 months इज नथिंग बट 6 years। ओके, तो 6 years तक आपको मेंटेन करना है। और अगर आपके ऊपर कोई अपील चालू है या कोई दूसरी प्रोसीडिंग्स चालू है तो 72 months तक तो मेंटेन करना ही है। और 1 year फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ सच प्रोसीडिंग विच एवर इज लेटर, मतलब प्रोसीडिंग खत्म होने के और 1 साल तक भी मेंटेन करना है। Yes or no? अगर 72 months के अंदर प्रोसीडिंग खत्म हो चुकी है, ओके, तो 72 months के अंदर जो भी खत्म हुआ वो डेट, और 1 year फ्रॉम द फाइनल डिस्पोजल विच एवर इज लेटर, उतना तक आपको मेंटेन करना होगा। सो नेक्स्ट, अभी 72 months का एंड 1 year का क्या लॉजिक है बताओ आपको। देखो, नॉर्मली नॉर्मली सेक्शन 74 अगर आपने पढ़ा होगा तो 5 साल में आप लोग का केस खुलता है, बरोबर है, 5 years में शो कॉज नोटिस वगैरह इशू होती है। यस और नो? टोटल 4 year 6 month में शो कॉज नोटिस एंड लास्ट के 6 महीने में जो भी मुझे रिप्लाई करना है एंड फाइनल ऑर्डर। यस और नो? तो यहाँ पर 5 साल की तो यहाँ पर बात की गई है। ओके, पर अकाउंट 72 months के लिए मेंटेन करना है। इट मीन्स यहाँ पर 1 साल और भी मिल रहा है। ओके, मतलब ऑब्वियसली 1 year फ्रॉम द फाइनल डिस्पोजल तो मेंटेन करना ही होता है अपने को। सो इन एनी केस अगर इससे भी ज्यादा खींचा जाता है मैटर, ओके, फॉर एग्जाम्पल हाई कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, तो वहां पर जब भी आप पढ़ोगे ना, वहां पर एडवाइजरी टाइम लिमिट्स है। अपील को डिस्पोज ऑफ करने के लिए 1 year का टाइम लिमिट है। 1 year का टाइम लिमिट है, अपील्स में देखेंगे हम लोग। सो 1 year का टाइम लिमिट जो है वो नॉट मैंडेटरी, इट इज एडवाइजरी टाइम लिमिट। ओके, सो अगर अपीलेट अथॉरिटी को टाइम नहीं मिलता तो इंसान तो रिकॉर्ड को गायब कर चुका होगा ना। बोलेगा सर आपने 1 साल में नहीं किया, सुनवाई नहीं की, इसको मैं फेंक रहा हूँ साइड पे। अभी क्या होगा? सो गवर्नमेंट ने कहा कि सर ऐसा नहीं है, आप लोग को रुकना पड़ेगा, ठीक है, यू हैव टू वेट टिल द फाइनल डिस्पोजल। फाइनल डिस्पोजल होने के बाद भी आप उसको नहीं फेंक सकते, यू हैव टू मेंटेन। कब तक? 1 year फ्रॉम द फाइनल डिस्पोजल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसीडिंग्स। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, आगे पढ़ते हैं। ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट, ये ऑडिट मतलब स्टैट ऑडिट की बात नहीं चालू है, ये GST ऑडिट की बात चालू है, ठीक है। GST ऑडिट जो CA और CA में करते हैं वो,
हालांकि अभी आप अगले अटेम्प्ट में पढ़ोगे, मतलब ये सुनना ध्यान से, नवंबर के लिए एप्लीकेबल नहीं है पर मई के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, जो कहता है कि सीए को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है अनलेस कमिश्नर नोटिफाइज सच पर्टिकुलर पर्सन। ओके, तो सीए और सीएमए का काम थोड़ा सा कम हो चुका है, अभी ऑडिट्स निकाल दिए, ठीक है। पर ये अटेम्प्ट के लिए जो नवंबर 21 दिसंबर 21 अटेम्प्ट जो आप देने वाले हो, उसमें आपको ये सिलेबस में है, आपको सीएमए का ऑडिट कंपलसरी है इफ योर टर्नओवर ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स ₹5 करोड़। अगर 5 करोड़ आपका टर्नओवर क्रॉस कर जाता है, आपको अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स को ऑडिट करना पड़ेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना पड़ेगा। ये कहाँ पर लिखा है? सेक्शन 35(5) ऑफ सीजीएसटी एक्ट, सेक्शन 44(2) ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड रूल 83। क्लियर है? ऑडिट शैल बी डन बाय सीए सीएमए एंड रिकंसिलेशन। रिकंसिलेशन जीएसटीआर 9C में सबमिट होता है, ठीक है, टू बी सबमिटेड। रिकंसिलेशन में क्या रिकंसाइल करते हैं? कहने से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितना आपने टर्नओवर दिखाया वो, जीएसटी में जो आप सप्लाई दिखा रहे हो, ठीक है, दैट इज योर आउटवर्ड सप्लाईज, तो इसको आपने को रिकंसाइल करना होता है। इनपुट को रिकंसाइल करो, आउटपुट को रिकंसाइल करो, कुछ डिफरेंस है तो उसका रीजनिंग देंगे सीएसीए में, ओके। एंड जो भी अगर टैक्स पेबल आ रहा है तो डीआरसी 03 के तहत आपको पेमेंट करना होगा। द अबव प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू डिपार्टमेंट of CGSGUTLA whose books of accounts are audited by CAG of India। अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन ऑडिट कर रहा है, ठीक है, अगर आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स सीएजी ने ऑडिट किए, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने, तो आपको ये वाला जीएसटी ऑडिट है सीएसीएमए का, ये कराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आपका ऑडिट कर रही है, तो यहाँ पर सीएसीएमए की ऑडिट की कोई जरूरत नहीं है। अमेंडमेंट्स एंड सर्कुलर्स, ये अमेंडमेंट्स, यहाँ पर अमेंडमेंट मत लिखो क्योंकि ये काफी पहले के अमेंडमेंट्स है। क्लैरिफिकेशंस करके आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्लैरिफिकेशन, ओके। Clarified by circular number something dated something that persons involved in auction either as principal or auctioneer shall declare warehouse or other place of business वेयर द गुड्स आर स्टोर्ड। मतलब अगर आप ऑक्शन में हिस्सा ले रहे हो, ठीक है, आप ऑक्शनेयर हो या तो फिर आप प्रिंसिपल हो, मतलब जो पर्सन ऑक्शन का मतलब ऑक्शन करवा रहा है, तो इन दिस केस प्रिंसिपल एज वेल एज ऑक्शनर, इन दोनों को गुड्स का रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा जहां पर वो लोग स्टोर कर रहे हैं, यस और नो, ओके। पर अगर आपको कुछ डिफिकल्टीज मेंटेन हो रही है, ठीक है, डिफिकल्टीज फेस हो रही है, डिफिकल्टीज फेस्ड इन मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट सच एडिशनल प्लेस, तो यहाँ पर आप जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर को लेटर दे सकते हो कि सर यहाँ पर मैं रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो इफ ही विशेस, ठीक है, अगर वो अप्रूव करता है जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर, देन यू कैन मेंटेन एट एनी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेसेस, ऑक्शनर का प्लेस या तो फिर प्रिंसिपल का प्लेस, ओके। इफ गुड्स आर स्टोर्ड इन गोडाउन ऑफ ट्रांसपोर्टर, अगर आपने ट्रांसपोर्टर के गोडाउन में गुड्स को रखे हैं, ओके, इफ गुड्स आर स्टोर्ड इन द गोडाउन ऑफ ट्रांसपोर्टर देन ट्रांसपोर्टर गोडाउन शैल बी शोन एज एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। इसको आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस दिखाना पड़ेगा, ये सर्कुलर में लिखा हुआ है। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टर हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन मोर देन वन स्टेट, अगर आपका ट्रांसपोर्टर के पास एक से ज्यादा स्टेट्स में उसके पास प्लेसेस है, ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस है, एंड सारे के सारे रजिस्टर्ड है, ओके, तो उसको एक एक कॉमन एनरोलमेंट नंबर ऑब्टेन करना पड़ेगा, ठीक है, कॉमन एनरोलमेंट नंबर, जिसके थ्रू लॉगिन करके वो लोग ई वे बिल्स बना सकते हैं। समझ में आई बात? तो जो भी ट्रांसपोर्टर्स होते हैं जो कई सारे स्टेट्स में रजिस्टर होते हैं, ठीक है, उनको एक यूनिक कॉमन पोर्टल नंबर, कॉमन एनरोलमेंट नंबर एक लेना पड़ेगा पोर्टल से, जीएसटी के वेबसाइट से आपको मिल जाएगा वो नंबर, उस नंबर के बेसिस पर आप ई वे बिल्स जनरेट कर सकते हैं, ओके, एंड आप गुड्स को आगे ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल विद द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स चैप्टर, ओके। ऑडिट के लिए मैंने आप लोग को बताया 5 करोड़ की लिमिट है, आपके सिलेबस में 5 करोड़ की लिमिट है, ओके, पहले 2 करोड़ हुआ करती थी, वही 5 करोड़ की लिमिट है। So we have completed with the revision of this particular chapter. Thank you so much. Bye bye.